हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवन शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है नेशनल इनकम। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। पहले देखेंगे जीडीपी आप बार बार सुनते होंगे कि भारत की जीडीपी इतना है, अमेरिका की इतना है, रूस की इतना है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये बनी रहती है कि आखिर जीडीपी क्या होती है। तो धैर्य से आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो कि आपको कन्फ्यूज़न बनी रहती है। जीडीपी इसका पूरा नाम क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, जो कोई भी देश होगा उस देश की जो घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब निर्धारित समय होता है, एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल प्रोडक्शन होता है और सेवा क्षेत्र होता है, इसका जो मौद्रिक मूल्य होता है या मार्केट वैल्यू होते है वह जीडीपी कहलाता है। फिर से समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए कोई देश है और देश का क्या होता है, कोई ना कोई वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जैसे आपका इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन जितना होता है, और इसके बाद में सर्विस क्षेत्र, सर्विस एरिया, टोटल प्रोडक्शन और सर्विस एरिया का जो मौद्रिक मूल्य होता है या जो मार्केट वैल्यू होती है वह जीडीपी कहलाता है। और इसका समय एक निश्चित होता है। तो जो वित्तीय वर्ष सरकार का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो टोटल प्रोडक्शन होगा और इससे सेवा क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र जो कि नेशनल इनकम का प्राइमरी मतलब थर्ड सेक्टर होता है, जो आपकी सबसे अधिक होता है इनकम का स्रोत, वह थर्ड सेक्टर आपका सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर। इसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वह जीडीपी कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी के बाद में जीएनपी। देखिए जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी को देखने से पहले इसमें देखेंगे कि जो भारत की जीडीपी है, उस भारत की जीडीपी हमने कहा टोटल प्रोडक्शन, लेकिन टोटल प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि भारत में कुछ विदेशी कंपनियां भी तो हैं, जो विदेशी कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन करती हैं, और इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो ये सभी जो बाहर से कमाकर इंडिया में भेजते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो जीएनपी होता है, जीएनपी इसमें से जो भारत की जीडीपी होती है, उस भारत की जीडीपी में जो विदेशियों के द्वारा उत्पादन किया गया है या उनका जो विदेशियों के द्वारा जो भी आय प्राप्त की गई है, उस आय को घटा दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लिया इंडिया है, अब इंडिया में खाली इंडिया के लोग थोड़ी ना रहते हैं, चाइना के बहुत से लोग हैं, रूस के हैं, अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं, हर एक देश के लगभग लोग हैं। तो देश के लोग जो यहाँ पर हैं, उनका जो विदेशियों से जो इनकम है वह इनकम को हम घटा देते हैं। इसके बाद में हमारे जो भारतीय हैं, जैसे हम भारतीय सबसे ज़्यादा बाहर ही हैं, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत हैं, सऊदी अरब के बाद में जैसे दूसरे देश में जान लें अमेरिका में बहुत हैं, तो हर एक देश में लगभग भारतीय हैं। तो जब भारत के लोग जो बाहर गए हुए हैं वहाँ से वो रुपया भेजते होंगे, तो जो रुपया बाहर से भेजते हैं इंडिया में, क्या उन रुपयों को हम नहीं रखेंगे? उनको भी रखेंगे। तो जीएनपी होगा, इस जीएनपी में हम घटाएंगे क्या? विदेशियों से प्राप्त आय। जो विदेशियों का कहोगे, विदेशियों की आय होगी, विदेशियों की आय, विदेशियों की आय को तो घटा देंगे, लेकिन जो बाहर भारतीय हैं उन भारतीयों की इनकम को इसमें जोड़ लेते हैं। तो इसमें हम जोड़ेंगे क्या होगा? भारतीय आय। भारतीय आय के वो आपका जीएनपी कहलाएगा। तो इसमें जीएनपी को फिर से समझेंगे, मतलब कि जीडीपी में से हम क्या घटाएंगे? जो यहाँ पर विदेशी लोग हैं, इन विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है या जो सेवा क्षेत्र दिया जा रहा है, सेवा वगैरह दिया जा रहा है, उनको हम घटा देंगे।
बट जो भारत के लोग बाहर जाकर रह रहे हैं उनके द्वारा जो इनकम भेजी जा रही है या उनके द्वारा जो सेवा क्षेत्र से जो भी रुपया कमा रहे हैं इंडिया में भेज रहे हैं उसको हम जोड़ लेंगे, वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। नाउ थर्ड अब देखते हैं एनएनपी। एनएनपी का पूरा नाम क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसको हम कैसे देखते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए इसको हम इरेज कर दें थोड़ा सा, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। आपने देखा कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी में से हमने क्या किया, जो जीडीपी है उसी जीडीपी में हमने विदेशियों की आय को घटा दिया है और जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया है, वो आपका जीएनपी कहला है। अब इसी में अगर हम एनएनपी निकालते हैं, एनएनपी, तो एनएनपी में क्या होगा, जो आपका जीएनपी है, मतलब यही जीएनपी, जीएनपी में जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास, जो नुकसान होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो आपका एनएनपी कहलाएगा। अब ये पहले आपको कन्फ्यूजन होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल आपने 10,000 में खरीदा, तो जब 10,000 में आपने मोबाइल खरीदा, फिर आप उसको क्या कहते हैं कि आप 1 महीने बाद बेच देते हैं या आप 10 ही दिन बाद मान लिया बेच देते हैं। तो जब 10,000 में आपने मोबाइल खरीदा है और उसको कुछ दिन बाद बेचते हैं, तो क्या 10,000 में बिक जाएगी? कभी नहीं बिकेगी, वह कुछ तो कम होगा। तो मान लिया 10,000 की चीज़ या आपकी 10,000 में कोई आपने मोबाइल परचेज़ किया, जब आपने उसको बेचा कि हम अब इसको यूज़ नहीं करना, उसको हम बेच रहे हैं, तो बिका कितने में? आपका 8,000 में बिका। तो जो 2,000 आपका लॉस हुआ है वही 2,000 आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो कोई भी जो आपका ग्रॉस यहाँ पर कह दें, जो आपका ग्रॉस नेट प्रोडक्ट होगा उसमें से जो ह्रास अगर को माइनस कर देंगे, वह जब माइनस करने के बाद में जो आपका बचेगा वो आपका एनएनपी कहलाएगा। इसको फिर से देखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको कि कैसे होता है एनएनपी। मान लीजिए एक एक टॉपिक को अगर आप समझेंगे तब जाकर के आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ही समझ कर कर सकते हैं। रटने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व इकोनॉमिक्स का नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, जो आपका एनएनपी था जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से क्या हमने माइनस कर दिया, जीएनपी को माइनस कर दिया, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब जो जीएनपी था उसमें से हमने जो नुकसान हो रहा था, डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास नुकसान हो रहा था, उसको हमने माइनस कर दिया। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लिया कोई मोटरसाइकिल है, कोई बाइक आपने लिया, अब बाइक मान लिया एजेंसी से आपने लिया या कहीं से भी कोई भी लिया, अब बाइक मान लेते हैं कि 50,000 में किसी ने लिया, बट उसको जब आप रिटर्न करने जाते हैं, किसी और को भी देने जाते हैं, तो जब 50,000 में आपने लिया तो क्या वो 50,000 में रिटर्न कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ तो आपके से काटेगा ही, कुछ ना कुछ आपसे करेगा कि अगर आपने 50,000 में लिया है तो 45 आपको देगा, तो 5,000 तो नुकसान हुआ आपका। तो जो 5,000 डेप्रिसिएशन होता है वही आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। जो आपका 50 में से 45 देता है तो 5,000 आपका कम हुआ, तो 5,000 आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो कि समझ लीजिए मेन टॉपिक यही थी कि नेशनल इनकम को हमें जानना था। तो नेशनल इनकम को जानने से पहले हमने क्या देखा, जीडीपी पहले देख लिया, फिर जीएनपी देख लिया, उसके बाद एनएनपी देख लिया। अब नेशनल इनकम को हम करेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे देखते हैं। नेशनल इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट को पहले देखें, दो चीज़ समझ लेंगे, एक मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और दूसरा समझेंगे फैक्टर कॉस्ट। देखिए अगर आप ये दोनों समझ गए तो समझ लिए पूरा चैप्टर समझ गए, ठीक है, क्योंकि यही दोनों चैप्टर ही पूरा बेस है इकोनॉमिक्स पर ही, मतलब इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर ही बेस्ड है। तो ये दोनों आपको समझ जाएंगे तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। इसमें फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस को जानने से पहले देखते हैं क्या चीज़ होती है। मान लेते हैं
जैसे घर बन रहा है, घर कहीं हम बनवा रहे हैं, तो घर बनवाना है या बनवा रहे हैं तो घर बनवाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वह कैसे होता है। अब जैसे अगर हम कुछ बनवा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लग रहा है, तो फैक्ट्री जैसे लग रहा है तो फैक्ट्री लगने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड, मतलब कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन के बाद में फिर हमने क्या कह दिया कि वहाँ पर आपकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर की पड़ेगी। लेबर के पड़ने के बाद में फिर उसमें जितनी उसके सामान वगैरह लगते हैं, जो भी आपके सीमेंट हैं, ईंटें हैं, सरिया है, मोरंग, जो कुछ भी लगता है, उसमें हम प्रोडक्शन मतलब सामान की, जिसको कहते हैं गुड्स, और भी बहुत कुछ लगेगा इसमें मान लेते हैं। तो जो हमने कहा कि सबसे पहले हमें ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं ज़मीन की जो कीमत थी 50 लाख, मान लिया हमने लग दिया कि ज़मीन की जो कीमत थी 50 लाख थी। लेबर का हमने चार्ज कर दिया कि मान लिया लेबर का भी चार्ज आपका 20 लाख था, और इसमें जो गुड्स लगा उसको भी हमने मान लिया कि 20 लाख था। इतना हम मान लेते हैं, तो टोटल उसमें कितना हो गया? 90 लाख वह फैक्ट्री लग गया। अब एक फैक्ट्री को जब हम बनाया गया तो फैक्ट्री को बनाते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी? ज़मीन की ज़रूरत थी, लेबर की थी, गुड्स की थी, इसके अलावा भी बहुत सी ज़रूरत होती है। तो हमारी जो बेसिक ज़रूरत थी उसको हमने कर देख लिया। जो बेसिक ज़रूरत थी तो हमने फैक्ट्री को तैयार करने में कितना लगा? 90 लाख लग गया। अब इस फैक्ट्री को हमें बेच देना है, सरकार को बेच देना है, किसी को भी बेच देना है। तो जब हम बेचेंगे तो 90 लाख पर थोड़ी ना बेचेंगे, कुछ तो हम प्रॉफिट लेंगे ही। तो जो हम प्रॉफिट लेते हैं या कुछ भी प्रॉफिट लेते हैं या टैक्स लगाए, क्योंकि सरकार जो प्रॉफिट लेती है वो टैक्स लगा कर लेती है, तो सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया। अब सरकार ने मान लिया टैक्स लगाया, तो टैक्स जो सरकार इस पर लगा दी उसको कह देते इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। अब इनडायरेक्ट जो टैक्स लगा दिया सरकार ने, मान लिया उस पर 10 लाख लगा दिया, तो 10 लाख लगाने के बाद में उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी? 1 करोड़ हो गई। तो जो उसका फैक्टर कॉस्ट था वह तो 90 लाख ही था, लेकिन जब सरकार ने उसको मार्केट के लिए, मतलब कि हमने कहा कि इसको बेच देते हैं या फैक्ट्री को बेच देते हैं, किसी कंपनी को बेच देते हैं, किसी को भी बेच देते हैं, जब उसको बेचा गया तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो वह मार्केट वैल्यू अलग हो गई और फैक्टर कॉस्ट अलग हो गया। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी उस फैक्ट्री की? मार्केट वैल्यू जो आ गई वो 1 करोड़ रुपया आ गई, और जो उसका फैक्टर कॉस्ट था वो कितना था? 90 लाख था, 90 लाख था। तो हम जो हमारी नेशनल इनकम होती है वह नेशनल इनकम क्या होती है? हम एनएनपी का मार्केट, जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस को बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, वो आपका एनआई कहलाता है, मतलब नेशनल इनकम कहलाता है। अब नेशनल इनकम में किसी प्रकार का जो डेप्रिसिएशन होता है वो नहीं रहता। इसमें आप ऐसा नोट कर सकते हैं कि जो एनएनपी होता है उस एनएनपी में जो मार्केट प्राइस होती है उस मार्केट प्राइस को बदलकर हम उसे फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, तो वह एनआई कहलाता है। कहते हैं एनआई को आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, एनआई इज इक्वल एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको घटा देते हैं और उसके बाद में सब्सिडी को भी घटा देते हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने बता दिया कि मतलब जो सरकार अपना प्रॉफिट वगैरह लेती है वहाँ पर टैक्स लगा देती है। फिर ये सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी एक प्रकार से गवर्नमेंट मदद करती है। अब मदद करने का मतलब क्या होता है? मान लिया आपने कुछ आप खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, तो सपोज़ करिए मान लीजिए आप कि 100 रुपये का आप खरीद रहे हैं, तो 100 रुपया खरीद रहे हैं, फिर गवर्नमेंट उस पर आपको 10 रुपये का या 20 रुपये का मान लेते हैं, उस पर क्या देते हैं? सब्सिडी देते, 20 रुपये का सब्सिडी देती है। तो जब 20 रुपये का सब्सिडी देती है तब वो आपको कितने में मिला? 80 रुपये में मिला। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देकर आपकी मदद कर देती है, वही आपका सब्सिडी हो जाता है। हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसको आप ऐसे नोट कर लिए। नेशनल इनकम जो आपका एनएनपी होता है, उस एनएनपी से हम इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को हटा देते हैं, वो आपका नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें आप नोट कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार बार पूछे आते हैं कि क्या होती है। नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है, जो सबसे पहले मान लीजिए इसकी अध्यक्षता जिसने किया था वो एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महालोविनिस। नोट कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आप देखें,
जो नेशनल इनकम है वो आपका वो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की गई थी। तो पीसी महालनोबिस जो थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें उस योजना की जो अध्यक्षता किए थे या जिनके मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी वो पीसी महालनोबिस थी। तो इसमें आप ये पूछाते हैं कि जो आपका नेशनल इनकम है वह नेशनल इनकम किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम किया गया था, तो वो थे आपके पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो कि आपके कब से कब तक चली थी, 56 से लेकर के 61 तक चली थी, वह मॉडल भी इन्हीं पर आधारित था, इन्हीं के प्लान पर आधारित था। इसमें थोड़ा सा एक और नोट करेंगे, जो नेशनल इनकम की गणना जो की जाती वह सीएसओ एक गठन एक सांख्यिकी होता है, सीएसओ नोट लगे। सीएसओ का जो पूरा नाम होता है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, या इससे जो आपकी नेशनल इनकम होती है वह सीएसओ के द्वारा इसकी गणना की जाती है। जिसका गठन पूछा था एग्जाम में कि गठन क्या था, इसका गठन लिखें। गठन था आपका 2 मई था, इसका गणना किया जाता है, और 2 मई के बाद में इसका जो मुख्यालय होता है वो आपका न्यू दिल्ली में आता है। तो जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने आपको इम्पोर्टेंट जो भी आपके टॉपिक थे वो सारे हमने आपको बताया। न्यू दिल्ली रहता है। ये तो आपने देखा कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम में हमने आपको बता दिया कि एनएनपी में से आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है और जो आपकी सब्सिडी होती है उसको माइनस कर दिया था, मतलब कि मार्केट वैल्यू को बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर आपका नेशनल इनकम निकाला जाता है, जिसको मैंने आपको फैक्टर वैल्यू भी बताया, फैक्टर कॉस्ट बताया और मार्केट वैल्यू भी बता दिया क्या होते हैं। इसमें एक और आप जानेंगे कि जो आपके नेशनल इनकम सीएसओ के द्वारा की जाती है, तो सीएसओ में जो सबसे पहले आपके नेशनल इनकम की जो गणना की गई थी जिन्होंने किया था वो आपके थे दादा भाई नौरोजी ने किया था। जब उस समय इन्होंने नेशनल इनकम की गणना की थी तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति की जो नेशनल इनकम थी या जो देश की राष्ट्रीय इनकम थी, ऐसा जो देश की राष्ट्रीय इनकम थी वह 20 रुपया प्रति वर्ष थी। इसमें क्या नोट करेंगे इसको देख लीजिएगा। नेशनल इनकम की जो पहली बार गणना की थी वह दादा भाई नौरोजी ने किया था, और दादा भाई नौरोजी ने किया था तब उस समय नेशनल इनकम कितना आई थी, 20 रुपया प्रति वर्ष आई थी। देखिए दादा भाई, इसमें नेशनल इनकम की दादा भाई नौरोजी, राइट। दादा भाई नौरोजी ने किया था 67-68 में। उस समय सरकार की जो इनकम आई थी वो कितनी थी, 20 रुपया प्रति वर्ष की थी। तो ये बहुत ही कम थी, ठीक है, बट ये थी कब की, 67-68 में किया गया था, जो कि सर्वप्रथम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये पूछे थे। एक पॉइंट और होता है इसमें, वो करेंगे पीसीआई। पीसीआई का पूरा नाम होता है पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय। पीसीआई होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की आय पूछ लेते हैं, एग्जाम में कहीं पूछ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है, कौन से राज्य की सबसे कम है। तो जिस राज्य की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है लगभग वहाँ की कम होती है, ऐसा आप मान सकते हो। तो पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा ही है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वैसे तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे कम पीसीआई है वह आपका बिहार का है, और सबसे अधिक जो पीसीआई वह गोवा का है। अब ये पीसीआई होता क्या, कैसे इसको निकालते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए किसी फैमिली की इनकम 5,000 मान लिया पर मंथ है, या 10,000 पर मंथ है, या 20,000 पर मंथ है। तो हम मान लेते हैं कि किसी फैमिली की इनकम 10,000 है, 10,000 है। अब उस फैमिली की इनकम जो 10,000 है, तो हमने क्या किया कि उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, मान लिया 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। तो उस फैमिली की जो 5 लोग रहते हैं और फैमिली की इनकम कितनी है, 10,000 है,
तो हम क्या करते हैं कि जितने लोग हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब 10 लोग मतलब 10,000 इनकम है और 5 लोग रहते हैं तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना कर देंगे, 5 दूनी 10, आपकी कितना आ गई, 2,000 रुपया आ गया। इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, PCI जो निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, जो नेशनल इनकम होती है उस नेशनल इनकम को जो वहाँ उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन होती है, मतलब पॉपुलेशन जितनी रहेगी उस पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो उस राज्य की आपकी क्या निकल आएगी, PCI। अब PCI मतलब पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। ये पूछ लेते हैं कौन से राज्य की सबसे अधिक है, कौन से राज्य की सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ की है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ की है, गोवा की है। और सबसे कम करेंगे मतलब सबसे कम जहाँ की है वो क्या करेंगे, बिहार की कर देंगे। या थोड़ा सा अगर घुमाकर क्वेश्चन कर दे कि अगर पूछ लें कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा पूछ लेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, दिल्ली की हो जाएगी। तो आप ऐसा बता सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या है ज़्यादा, लेकिन फिर भी वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की इनकम भी ज़्यादा है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि आपकी GDP क्या होती है, NNP क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा जो न समझ में कम आया होगा वो आपका जैसे रहता है कि NNP और GDP जो रहता है इसको एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो समझ में ना आया हो। बस ये रहता है कि जो आपको GNP है, GDP है और NNP है, इन सबको थोड़ा अलग अलग करके आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, आपको सारी टॉपिक क्लियर समझ में आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी कमियां हैं वो आप हमें बताया करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उस कमियों को रिमूव कर सकें। क्योंकि कमियां आप बताएंगे, टीचर तो कोई भी होता है वो अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी भी कमियाँ रहेंगी वो अगर आप बताएंगे तो मैं उस कमियों को नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिमूव करूँगा, जिससे कि आपको मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।